हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रूरी बात कि आप लोग मुझे बता दीजिए कि आवाज़ मेरी प्रॉपर आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। ओके, चलिए ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आवाज़ प्रॉपर आप लोगों तक कम्युनिकेट हो रही है। दोस्तों, हमने इतिहास सीरीज में मध्यकाल का पोर्शन स्टार्ट किया था और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 17 अकबर की आर्थिक नीति के बारे में। ओके दोस्तों, मध्यकालीन भारत में अकबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है जिसने अपने समय में लगभग 50 साल के शासनकाल में इतनी अच्छी अच्छी नीतियां बनाई हैं, इतनी बड़ी नीतियां बनाई हैं कि उनका विश्लेषण आज भी किया जाता है तो लगता है कि वास्तव में एक ऐसा शासक रहा है जिसने बहुत कुछ किया था। ठीक है ना। उसी दृष्टिकोण से आज हम बात करेंगे अकबर की आर्थिक नीति के बारे में और उसके सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे। लोग सोचते हैं कि आर्थिक नीति का मतलब है अकबर की भू राजस्व नीति का। ऐसा नहीं है। केवल लैंड रेवेन्यू सिस्टम नहीं है, भू राजस्व नीति नहीं है, बल्कि अकबर के समय की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अधिकांश चीजों की चर्चा करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में और आपके मुख्य परीक्षा में भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है ना। तो जिनका टारगेट 2024-25 है वो इस बात को जरूर ध्यान में रखें और प्रॉपर तरीके से इसको देखें और इसके हो सकता है तो नोट्स बनाने की कोशिश करें। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा हूं कि आप लोग पेन पेंसिल रजिस्टर अपना ले करके बैठिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि जितना आप अपने हाथ से लिख लेंगे उतना ही आपको उपयोगी होगा आपका रजिस्टर। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ध्यान रखिएगा, कोई भी लेक्चर काम नहीं आता, किसी के भी फोल्डर काम नहीं आते, किसी का मैटर काम नहीं आता, जो आपका लिखा हुआ है वही काम आता है। ध्यान रखना। ओके दोस्तों, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मनोज कुमार और ये मेरा कोड है जिसके माध्यम से आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो अगर इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा खासा फीस में डिस्काउंट मिलेगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, मनोज कुमार 2.0। ओके, तो ये है सबसे महत्वपूर्ण सूचना आज आप लोगों के लिए। स्टडी IQ की तरफ से आप लोगों को हिंदी चैनल पर एक हमारा पहला P2I बैच लॉन्च होने जा रहा है 2024 के लिए। डेडिकेटेड तरीके से, समर्पित तरीके से 2024 का रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है ये। ध्यान रखिएगा, ये केवल फाउंडेशन कोर्स की तरह नहीं है बल्कि 2024 की एक रणनीतिक विचारधारा है। रणनीतिक कहा जाए कि एक कंसेप्ट है जिसमें एक ही उद्देश्य है, वो है आप लोगों का रिजल्ट। अगर आप लोग 2024 में अपने आप को सफल होते देखना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्टडी IQ की पूरी टीम आपके साथ सहयोग के साथ निरंतर कार्य करेगी। ओके, तो इसमें ध्यान रखिए ये पूरा का पूरा बैच ऑनलाइन है, हिंदी मीडियम में है और आज ये बैच शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। डेली 6 से लेकर के 9 बजे तक आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, 6 से 9 3 घंटे की, जिसमें आपको अलग अलग स्टेप पर अलग अलग चीजें डिस्कस की जाएंगी। कैसे? इसमें पहली क्लास तो आपकी होगी अभी से लेकर के दिसंबर जनवरी तक, प्री और मेंस दोनों के कंबाइंड टॉपिक लेकर के चलेंगे जिससे कि मेंस के लिए भी तैयारी हो सके और प्री के लिए भी। ठीक। फिर जनवरी से लेकर के मई तक, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए प्री ओरिएंटेड प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्री डेडिकेटेड प्रोग्राम है, ठीक है ना, जिसमें केवल प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष फोकस किया जाएगा, जिसमें CSET, करंट अफेयर्स और पूरे GS के टॉपिक प्लस टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सब कुछ इंक्लूड होगा उसमें। उसका टारगेट ही होगा प्रारंभिक परीक्षा पास कराना, क्योंकि प्री होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे आप। बिना प्री के सब बेकार है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के तुरंत बाद सोचिए हमारे यहाँ एक बेहतरीन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इसमें, और वो है आपका मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। यानी कि इसमें आप सभी लोग जितने भी प्रारंभिक परीक्षा पास करें उन सबको
स्टडी आईक्यू अपने प्रमाइस पर यहां बुलाएगी। आपके 4 महीने तक, जब तक मेंस नहीं होता तब तक रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ में सबसे बड़ी चीज है, आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उन सब की प्रैक्टिस कराना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराना, उन टॉपिक को कवर कराना, आपके प्रॉपर एक एक आंसर को चेक करना, ये हमारी पूरी टीम आपके साथ रहकर काम करेगी, समझिएगा। और इसके लिए सोचिए, फीस कुछ भी नहीं है, 70,000 फीस रखी थी, जिसे बाद में केवल आज तक के लिए 29,999 रुपये रखा गया है। यदि आप कोड इस्तेमाल करते हैं MK Live, तो इस कोड को इस्तेमाल करेंगे, आपको इतने अमाउंट में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ये तो थी मेंस तक की रणनीति। मेंस के बाद में इंटरव्यू तक के लिए अलग प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हमारे सभी ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स हैं, वो आपके टच में रहेंगे, आपके एक एक चीज पर, एक एक पॉइंट पर प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे, आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे, मेंस के तुरंत बाद से लेकर के इंटरव्यू तक। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 10 दिन में करेंगे, नहीं, बिल्कुल मेंस के तुरंत बाद, जिसका भी प्रोबेबल होगा कि हाँ इसका मेंस अच्छा होने जा रहा है, उन सबको हम लोग प्रैक्टिस प्रोवाइड कराएंगे मेंस के लिए। तो सोचिए, इस बैच को आप जल्द से ज्वाइन करिए, एक भी दिन मिस मत कीजिए आज को, इसको एवरीबॉडी, ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वो है अकबर की आर्थिक नीति के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अकबर की आर्थिक नीति में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक, भूराजस्व नीति, दूसरा कृषि संबंधी प्रावधान, तीसरा व्यापार वाणिज्य, चौथा मापतौल, और 5वां मुद्रा प्रणाली के बारे में। तो मैंने पहले ही कहा कि अकबर की आर्थिक नीति केवल भूराजस्व नीति नहीं है, बल्कि भूराजस्व नीति के अलावा जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रावधान हैं, सभी के सभी इसमें शामिल होंगे, ओके। तो चलिए एक एक करके हम इन मुद्दों को उठाते हैं। भूराजस्व नीति वगैरह क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, उस चीज को समझ लीजिएगा। एक एक करके पॉइंट हम उठाने की कोशिश करते हैं। भूराजस्व नीति, ध्यान रखना, जिसे हम क्या कहते हैं, आईने दहसाला भी कहा जाता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, अकबर के काल में जब भूराजस्व नीति लागू की गई, तो ध्यान रखना, इसमें भूमि पर कर नहीं लगाया गया, बल्कि किस पर लगाया गया, भूमि पर उत्पादित होने वाले माल पर, यानी कि जो उत्पादन है उस पर कर लगाने की कोशिश की गई। ध्यान रखना, इससे पहले क्या होता था, भूमि पर कर लगता था। इस बार क्या हो रहा है, भूमि पर नहीं, बल्कि किस पर लग रहा है कर, भूमि पर नहीं बल्कि उत्पादन पर कर लगेगा। अब कहोगे कर क्यों लग रहा है, भाई आप एक साम्राज्य के अंतर्गत रहते हैं, साम्राज्य की समस्त भूमि है, सारी चीजें हैं, आप उसका उपयोग करते हैं, और उसके बदले में राज्य आपकी सुरक्षा देता है, आपको मूलभूत सुविधाएं देता है, तो उसके बदले में आपसे कुछ लेता भी है। क्या ये आज हम नहीं देते हैं, हम GST भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, तमाम सारी चीजें देते हैं। क्यों देते हैं भाई, क्योंकि देश यानी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, हमको मूलभूत सुविधाएं देती है, हमारी सुरक्षा करती है, हमारी जिम्मेदारियां उठाती है। तो उस समय भी इन्हीं सब चीजों के लिए ये लिया जाता था भूराजस्व। क्यों, क्योंकि उस समय देखिए कोई इनकम टैक्स या इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, ना कोई GST का प्रावधान था, बल्कि उस समय अधिकांश लोग कृषि ही करते थे और कुछ एक लोग जो है व्यापार करते थे। तो ऐसे में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूराजस्व। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इससे हम क्या कहते हैं, ये भूमि पर नहीं बल्कि उत्पादन पर कर लगाया जाता था। और भूराजस्व को फारसी भाषा में एक नाम और दिया जाता है, फारसी भाषा में क्या कहते हैं इसको, माल या वाजिब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माल या वाजिब कहते हैं, ध्यान रखना। और दूसरी बात अब ध्यान रखिएगा, यह तो है कि भूराजस्व की नीति का माप, वर्गीकरण, भूराजस्व का निर्धारण प्रणाली कब कब हुई, क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना हमको यही है। ध्यान रखना कि भूराजस्व नीति का मेजरमेंट कैसे होता था, उसका वर्गीकरण कैसे होता था, उसका निर्धारण कितना किया गया था और कैसे किया गया था, और कौन सी प्रणाली उपयोग में लाई गई थी। ये 4 चीजें हैं
लेकिन अकबर के समय में यह प्रणाली अचानक पहले दिन से लागू नहीं हो गई दोस्तों। उसके लिए समझ लीजिए कि अलग अलग समय पर इसका प्रैक्टिकल किया गया, इसका क्या किया गया, प्रयोग किए गए थे। तो अलग अलग अधिकारी इस समय नियुक्त किए गए थे। ध्यान रखिएगा, हम कह सकते हैं इसके प्रयोग। सबसे पहले 1563 में इसका पहला प्रयोग किया गया। पहला प्रयोग जब इसके लिए मोतमिद खां नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया। मोतमिद खां को, ठीक है ना। उसके बाद 1564 में मुजफ्फर खां को नियुक्त किया गया। मुजफ्फर खां को 1567 में तीसरे व्यक्ति को किया गया, जिसको हम कहते हैं शिहाबुद्दीन। और ये अलग अलग समय पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए। और लास्ट में 1571 में दो अधिकारी नियुक्त किए गए। एक है मुजफ्फर खां, यही मुजफ्फर खां जो है, मुजफ्फर खां, और इनके सहायक बनाए गए राजा टोडरमल। टोडरमल इनके सहायक थे, मुख्य अधिकारी नहीं थे। बाद में इनको मुख्य अधिकारी भी बनाया गया। इसीलिए जब मुख्य अधिकारी बना दिया गया तो इस प्रणाली को, भूराजस्व नीति को या आईने दहसाला को ही टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मुजफ्फर खां तरवेदी और टोडरमल दोनों को नियुक्त किया गया। मुजफ्फर खान के मुख्य अधिकारी थे, टोडरमल के सहायक थे। बाद में जाकर के ध्यान रखना, टोडरमल ने गुजरात में अपनी प्रणाली का विकास किया। कहां पर? गुजरात में। ध्यान रखिएगा, भूमि का मापन किया और भूमि के मापन के बाद उसने अपनी पद्धति का विकास किया था, ठीक है ना। गुजरात में किया था और इन्होंने पद्धति जो बनाई थी उस पद्धति को कहते हैं आईने दहसाला। आईने दहसाला। आईने दहसाला, इसमें क्या होता था दोस्तों? आईने दहसाला में होता था कि पिछले 10 साल के हम उत्पादन का एक अनुमान लगा लेते थे कि 10 साल में, 9 साल में, 8 साल में, किस किस साल में कितना कितना उत्पादन हुआ, उनका हम कुल निकाल लेते थे और फिर एवरेज निकालते थे। उसके आधार पर हम टैक्स लगाते थे। यानी कि पिछले 10 साल की उपज का औसत, पिछले 10 वर्ष की उपज का औसत निकाला जाता था, औसत, और वो टैक्स वसूला जाता था आम आदमी से। ध्यान रखना, जिससे कि अगर पहले कभी कम रहा हो तो टैक्स इधर कम आएगा, अगर ज्यादा रहा हो तो इधर टैक्स ज्यादा आएगा। हर साल नहीं लिया जाता था, बल्कि पिछले 10 साल का एवरेज निकाला जाता था। इसीलिए इसे आईने दहसाला भी कहते हैं, टोडरमल प्रणाली भी कहते हैं। और जब उन्होंने इस पद्धति का विकास कर लिया तो सोचिए कि बाद में अकबर ने इन्हें दीवान ए आला के रूप में नियुक्त किया था। दीवान ए आला बनाया के रूप में नियुक्त कर दिया, यानी कि मुख्य दीवान बना दिया इनको। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो इसको क्यों टोडरमल प्रणाली कहते हैं? क्योंकि इसे टोडरमल ने विकसित किया था, गुजरात में विकसित किया था। इसमें भूमि की मापन के आधार पर इसे विकसित किया था और इसे कहते हैं आईने दहसाला। आईने दहसाला यानी पिछले 10 साल का एवरेज निकालना, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसमें किस तरीके से भूमि का मापन किया गया। तो मापन के बारे में देख लीजिए। मापन उन्होंने कैसे किया? ध्यान रखिए कि मापन के लिए ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने इससे पहले कौन सा इस्तेमाल किया था? सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है ना।
किसका किया था? सिकंदरी गज का। 31 इंच का पैमाना था ये, 31 इंच का पैमाना था, या कह सकते हैं 39 अंगुल का। 31 इंच या 39 अंगुल का था ये। और इसकी जगह पर अकबर ने एक नया पैमाना बनाया जिसे कहते हैं इलाही गज कहते हैं, और यह है आपका 33 इंच का, या कह लीजिए हम इसे कहते हैं 41 अंगुल का। इसके आधार पर भूमि का मापन किया गया। जमीन का जो मापन किया गया इसके आधार पर किया गया अकबर के समय में। क्लियर है? और मापन करके केवल माप करके छोड़ नहीं दिया गया, ध्यान रखना दोस्तों, उसको भी भूमि का वर्गीकरण किया गया। बहुत अच्छे तरीके से समझिए, आराम से। भूमि को भी उन्होंने वर्गीकृत किया, और भूमि का वर्गीकरण उत्पादन के आधार पर 4 यानी फ्रीक्वेंसी कि किस खेत में एक साल में कितनी फसलें होती हैं उसके आधार पर किया गया। ठीक है ना? भूमि का वर्गीकरण फसलों की उत्पादकता के आधार पर किया गया, और 1, 2, 3 और 4 श्रेणियां बनाई गई भूमि की वर्गीकरण की। ध्यान रखना, कितनी बनाई गई दोस्तों? भूमि के वर्गीकरण की 4 श्रेणियां बनाई गई। कौन कौन सी? पोलज, परती, चाचर, बंजर। ये 4 हैं, पोलज, परती, चाचर, बंजर। एक ध्यान रखना। और इसमें क्या खास बात क्या थी? पोलज जो भूमि है इसमें एक वर्ष में, ध्यान रखना, 2 से 3 फसलें होती हैं एक वर्ष में। परती में एक वर्ष में कम से कम 1 से लेकर के 2 फसलें। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, 2 से 3 वर्ष में 1 फसल होती है, और इसमें 5 से लेकर के 6 वर्ष में 1 फसल होती है। यह बंजर भूमि है। इस तरीके से उसने फसलों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर, सोचिए, भूमि का वर्गीकरण किया था, और इसी आधार पर लिया जाता था टैक्स। उसमें भी खास बात ध्यान ये रखिएगा, इनसे जो टैक्स लिया जाता था इनसे थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लिया जाता था, और चूंकि ये 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में 1 फसल होती है, इसलिए इनसे थोड़ा सा टैक्स कम लिया जाता था। एवरीबॉडी क्लियर है? समझ में आ गया? शाहजहां, वो शेरशाह सूरी ने जब भूमि का वर्गीकरण किया था तो उत्तम, मध्यम और खराब 3 तरह की जमीन निर्धारित की थी। उत्तम जमीन, मध्यम जमीन और निम्न स्तर की जमीन। इसने क्या किया? पोलज, परती, चाचर, बंजर, उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिवाइड कर दिया। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका भूमि के निर्धारण का तरीका। अब आता है कि भूमि के निर्धारण के बाद भू राजस्व का निर्धारण कैसे होगा, कितना होगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा। बात समझना। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम और देखते हैं, इसमें क्या क्या है देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। भू राजस्व का निर्धारण कितना होगा, कितना लिया जाएगा, भू राजस्व का निर्धारण, ध्यान रखना। इसके लिए अकबर ने एक दर की तालिका बनवाई थी। दर की तालिका यानी कि इंडेक्स, एक सूची बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने भी बनवाई थी, इसने भी बनवाई। दर की तालिका, अलग अलग फसलों की अलग अलग दर के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, और दर की तालिका को कहते हैं रई। यह शेरशाह सूरी के समय बनी थी और इसके समय में भी चलती रही। ठीक है ना? रई बनवाई थी। इसमें 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था। 10 वर्षों का औसत निकाल करके उसके बाद टैक्स वसूल किया जाता था। टैक्स कितना होता था? सामान्यतः 1/3 होता था। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में 1/2 भी होता था और उससे थोड़ा सा
ज्यादा भी होता था। ध्यान रखना, सामान्यतः जो टैक्स है वो कितना है, 1/3 है। कुछ अलग क्षेत्रों में 1/2, कहीं 4/5 भी है, कहीं कहीं अलग अलग भी मिलता है, लेकिन मूलतः इतना था। और ये कर राज्य के अनुसार मूलतः क्या लिया जाता था, नगद लिया जाता था। टैक्स कोशिश ये की जाती थी कि नगद मिले, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जाब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भूरा, इसकी मूल प्रणाली को जाब्ती प्रणाली भी कहते हैं। जाब्ती प्रणाली, जिसमें हम नगद के रूप में टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, यह है आपका कंसेप्ट। अब बात आती है कि इसको वसूलता कौन था और कौन नहीं वसूलता था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अकबर ने अपने समय में कई सारे परिवर्तन किए थे। क्या परिवर्तन किए थे, आईने अकबरी में मिलता है कि इसके समय में 18 परगने बनाए गए थे। कितने, 18 परगने। और प्रत्येक परगना में एक करोड़ी नाम का अधिकारी नियुक्त किया गया। एक करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। एक करोड़ी अधिकारी क्यों, करोड़ी अधिकारी का मतलब था कि 1 करोड़ रुपए वो उस क्षेत्र से टैक्स वसूल करके देगा, इसलिए करोड़ी नाम का अधिकारी बनाया गया। तो इसका मतलब है 18 परगने बनाए तो उसके यहां टैक्स कलेक्शन औसतन कितना होना चाहिए था, 18 करोड़। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया। तो 18 करोड़ का यह कंसेप्ट था प्रत्येक परगना में। इसके अलावा परगना के नीचे कौन होता था, ठीक है ना, परगना में तो ये था ही। इसी के समय करोड़ी नाम का अधिकारी भी था और एक अधिकारी और भी था परगना में, जिसे हम कहते थे अमीन। एक अन्य अधिकारी और कौन होता था, जिसे हम क्या कहते थे, अमीन कहते थे। सरकार में ध्यान रखना, एक यूनिट और थी प्रशासन की, जिसे हम क्या कहते हैं, सरकार। और सरकार में अधिकारी होता था अमल गुजार। अमल गुजार, ये सब टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी हैं। करोड़ी, अमीन, अमल गुजार। अमीन और अमल गुजार तो पहले से चले आ रहे अधिकारी थे। करोड़ी को अकबर ने अपने समय में नियुक्त किया था अलग से, इसलिए इसका नाम अलग से आता है। गांव के स्तर पर कौन है, गांव के स्तर पर है मुकद्दम और पटवारी, जिन्हें हम पटेल भी कह सकते हैं। कुछ एक अधिकारी होते थे जिन्हें पटेल भी कहा जाता था, मूलतः मुकद्दम होते थे और ये टैक्स वसूल करके राजा को पहुंचाने में सहायता करते थे, ठीक है ना एवरीबॉडी, इट्स ओके, क्लियर। हाँ, अब इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद क्या है। अब इसके लिए कौन कौन सी प्रणाली थी वो देख लीजिए, कौन कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी। यस, कौन कौन सी प्रणाली अपनाई गई हैं। नंबर 1, 3 प्रणाली थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन सी प्रणाली है। 3 प्रणाली है। एक है गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी। नंबर 2 है कनकूत। नंबर 3 है जाब्ती प्रणाली। ये 3 प्रणाली हैं। गल्ला बख्शी, इसी गल्ला बख्शी को हम कहते हैं बटाई प्रणाली, यानी कि बांट करके काम करना, फसल का बंटवारा कर लेना, गल्ला बख्शी। और इसमें भी 3 अलग अलग हैं, 3 तरह की हैं। एक तो है बटाई करनी है तो खेत बटाई कर लीजिए, खेत का बंटवारा कर लीजिए। भाई ये खेत है, इसके 3 टुकड़े कर लीजिए, 1 टुकड़ा तुम्हारा, 2 टुकड़े किसान के। अपना काटिए, ले जाइए, निकाल के जो करना है करिए। खेती किसान कर देगा, आपका अपना हिस्सा काट ले जाओ, निकाल ले जाओ, जो करना है करिए। उसने अपना हिस्सा काट के अलग कर लिया। एक तो खेत बटाई है। दूसरा है लाख बटाई, लंक या लाख। लाख का मतलब होता है कटी हुई फसल। एक होता है खेत, एक होता है लाख, यानी कि जब फसल कट के इकट्ठी कर दी जाती है
उसको लाक कहा जाता है, कटी हुई फसल जिसमें से दाने निकाले नहीं जाते। और तीसरा है खेत बटाई, लाक बटाई और रास बटाई। रास का मतलब होता है अनाज और लाक का मतलब होता है फसल, और खेत तो आप जानते ही हैं, खेत। तो ये 3 तरह की बटाई की प्रणाली चल रही है वहां पे, ठीक है ना। दूसरी क्या है? कनकूत। कनकूत का मतलब होता है अनुमान के आधार पर लगाना, अनुमान के आधार पर, अनुमान से बंटवारा कर लेना है वही, लेकिन अनुमान लगा देना कि फसल कट के आ गई है, इतना तुम्हारा इतना मेरा। इसमें तोला नहीं आता, इसमें मापन नहीं होता है, ध्यान रखना। कनकूत का मतलब होता है अंदाज लगाना, अंदाज से काम कर लेना। ठीक है भाई, तुम्हारा कम या ज्यादा थोड़ा बहुत चलता रहेगा, कौन नापेगा, कौन तोलेगा, इसको छोड़ो यार, ठीक है ना। और तीसरा है जाप्ती प्रणाली। यह होता है प्रॉपर तरीके से मापन के आधार पर, मापन के आधार पर होगा, यह समझ लीजिए। इस तरीके से ये सारे के सारे 3 प्रणालियां अकबर के समय में प्रचलित थीं। तो यह है अकबर के समय की भू राजस्व नीति, जिसे हम आईने दहसाला या टोडरमल प्रणाली भी कहते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। अब यहीं पर दूसरा एक चीज और देख लीजिए, क्या है? अकबर की आर्थिक नीति के संदर्भ में उसके कृषि संबंधी प्रावधान क्या है? कृषि संबंधी प्रावधान, तो ध्यान रखिएगा, कृषि संबंधी प्रावधान के अंतर्गत सबसे पहले तो किसान पता होना चाहिए कि किसान कौन होते हैं, कितने प्रकार के हैं, फिर उसकी सिंचाई प्रणाली क्या है और कौन कौन सी फसलों की खेती होती है। ध्यान रखना, अकबर के समय में ध्यान रखना, किसान जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक हैं खुदकास्ट, दूसरे हैं पाहीकास्त और तीसरे हैं मुजारियान। खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारियान। खुदकास्त वो किसान जो खुद के खेत में खेती करते हैं, खुद के खेत में, यानी कि अपनी जमीन के वो खुद मालिक हैं और उसी के अंतर्गत अपनी खेती करते हैं, खुद कास्त कहलाते हैं, यानी खुद के काश्तकार, उसको किसी और के जाने की जरूरत नहीं। पाही कास्त का मतलब क्या है? पाही कास्त का मतलब होता है दूसरे गांव में जाकर खेती करना। और ये कौन थे? बड़े बड़े जमींदार, या जिनको सरकार ने जमीन दान दे रखी है, या बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास अपनी जमीन है, जो खुद खेती नहीं कर सकते, वो दूसरे गांव से किसानों को बुलाते हैं, अपने यहां खेती करवाते हैं। तो जो किसान दूसरों के खेतों में जाकर खेती करते हैं उनको पाहीकास्त कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दूसरों खेत में जाकर खेती करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? पाहीकास्त। और तीसरे मुजारियान। मुजारियान कौन होते हैं? बटाईदार। बटाईदार, आपको अपने खेत में खेती नहीं करनी, मत करिए भाई, एक काम कर लेते हैं, जमीन तुम्हारी, बीज और मेहनत मेरा, बटाई कर लेते, आधा तुम्हारा आधा मेरा, जमीन मेरी है, ठीक है ना। तो ये बटाईदार है। तो इस तरह से जो बटाईदार खेती करते हैं वो कहलाते हैं मुजारियान। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? क्लियर? अब बात आते हैं कि अकबर के समय में सिंचाई प्रणाली की बात, खास बात क्या थी? ध्यान रखना, सिंचाई प्रणाली इस समय भी मूलतः वर्षा पर ही निर्भर थी, वर्षा पर ही निर्भर है, ध्यान रखना, वर्षा पर है, बारिश पर, और कोई प्रणाली नहीं है। हां, इससे पहले से प्रणाली चली आ रही थी, कौन कौन सी? रहट या अरघट, ये प्रणाली पहले से प्रचलित थी, इनकी चर्चा बाबर ने भी की है, ध्यान रखना। ये रही आपकी, देख रहे हैं ना, ये रहट प्रणाली, ये रही, यही है रहट पद्धति, और ये किसान है, खेती कर रहा है। तो ये प्रणाली पहले से प्रचलित थी, जिसकी जानकारी बाबर ने भी अपनी किताब बाबरनामा में दी है कि भारत में रहट या अरघट नाम की प्रणाली चलती थी। तो अकबर के समय में कोई नई विशेष प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, कोई विशेष प्रणाली का विकास नहीं हुआ था।
बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अकबर के क्षेत्र की बात हो रही है, लेकिन राजस्थान के क्षेत्र में वहां के शासकों ने हमेशा से झीलें बनवाई। अन्ना सागर झील से लेकर गोविंद सागर झील से लेकर के अनेक तरह की झीलों का निर्माण करवाया, क्योंकि वहां पर राजस्थान में आप अच्छे से जानते हैं कि पानी की बड़ी समस्या है। इसलिए वहां के लोगों ने झीलों का निर्माण करवा दिया, जिससे कि पानी की समस्या का समाधान हो जाए, बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाए, उसी पानी से समय समय पर खेती होती रहे। तो यह राजस्थान में चलता रहा था। ठीक, अब बात आती है कि प्रमुख फसलें। तो ध्यान रखना, प्रमुख फसलें दो ही प्रकार की हैं, एक है रबी की फसल और दूसरी है खरीफ की फसल। रबी और खरीफ की फसल, और आईने अकबरी में इनकी फसलों की जानकारी दे रखी है। किस बुक में है? आईने अकबरी में इन फसलों के बारे में जानकारी दे रखी है। कितनी फसलें हैं? रबी की 17 फसलों की जानकारी है और खरीफ की 26 फसलों की। ठीक है ना? तो ये इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें ध्यान रखना, इन फसलों में कहीं पर भी मक्का का प्रचलन नहीं है, मक्का की जानकारी नहीं है। मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूं है, चावल है। ये गेहूं चावल क्या है? मुख्य फसल है, लेकिन मक्का की कोई जानकारी यहां पर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मक्का यहां की फसल है ही नहीं। मक्का पुर्तगालियों के द्वारा यहां पर लाई गई है। मक्का हुई, तंबाकू हुआ, अनानास हुआ, आलू हुए, ये सब विदेशी फसलें हैं जिनको अलग अलग देशों से यहां पर यूरोपीय कंपनियों ने, विशेषकर पुर्तगालियों ने भारत में विकसित किया था। ध्यान रखना दोस्तों। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? ठीक, तो गेहूं चावल यहां की मुख्य फसलें हैं। ठीक, मक्का की कोई जानकारी नहीं है। तंबाकू, अनानास, आलू, मक्का, इनको विदेशी लोग यहां पर लेकर के आए, खासकर पुर्तगाली लेकर के आए। तरबूज, खरबूज, ये सब भी सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया या पश्चिम एशिया की तरफ से भारत में आए। ये भी अपनी फसल नहीं है, अधिकांश फसलें विदेशी हैं। इवन आप विश्वास करेंगे, लाल मिर्च, टमाटर भी यहां की फसल नहीं है, समझिएगा। ये भी विदेश से आए थे। 18वीं सदी के बाद इनका उत्पादन शुरू हुआ है, हमारे यहां नहीं होता था। हाँ, लेकिन हमारे यहां नगदी फसलें बहुत अच्छे से पैदा होती थी। कई प्रकार की नगदी फसलें हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सी नगदी फसलें हैं देख लीजिए। इस पीरियड में नगदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स ये पैदा होती थी, कई सारी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कपास, जो पाषाण काल से ही मान के चलिए कि हमारे यहां पैदा हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से। सबसे मुख्य नगदी फसल है कपास, सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है नील, और नील के दो प्लांट बहुत जगह थे, मतलब होता तो पूरे भारत में था। नील दो जगह का सबसे ज्यादा फेमस था, एक भरतपुर के पास बयाना का, ठीक है ना, और दूसरा था आपका सरखेज का, सरखेज अहमदाबाद के पास का। ये दो नील के जो सेंटर हैं सबसे ज्यादा फेमस थे। ये कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, सरखेज का क्या प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो। एवरीबॉडी इट इज ओके, ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या होता था? अफीम की खेती होती थी हमारे यहाँ, तंबाकू की खेती होने लगी थी, लेकिन ये दो मुख्य फसलें उस समय की हैं। एवरीबॉडी यहां तक कोई समस्या? मैंने पहले ही कहा था कि अकबर की आर्थिक नीतियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अकबर की आर्थिक नीतियों में कई सारे पहलू हैं और थोड़ा सा फैक्चुअल है। इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा कम है, बात समझिएगा। फैक्चुअल हम थोड़ा सा ज्यादा लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में यहां से उसी तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं तो एक चीज देख लीजिए, अकबर आर्थिक नीति के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य का विकास पता है दोस्तों कब होता है? जब राज्य में शांति हो और बड़ा साम्राज्य हो, ध्यान रखना।
और उसके विदेशों से अच्छे संपर्क हों तो व्यापार वाणिज्य का तेजी से विकास होता है। अन्यथा अगर संघर्ष की स्थिति है, शांतिपूर्ण वातावरण नहीं है, तो व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापारियों को आने जाने के लिए शांति का मार्ग मिलेगा ही नहीं। लूटपाट चल रही होगी, एक राज्य दूसरे राज्य को लूट लेगा, तो ऐसे व्यापारी व्यापार क्या कैसे करेंगे, है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इस पीरियड में अकबर के समय में चूंकि बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था, लगातार कोशिश कर रहा था, काबुल कंधार इसके कब्जे में आ चुका था, इसलिए ध्यान रखना कि यहां पर 3 बड़े सेंटर बने थे। एक काबुल, कंधार और तीसरा बड़ा सेंटर बना था मुल्तान। ये व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ था। व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। इसके अलावा एक सेंटर और बना था जिसे कहते हैं लाहौर, ठीक है ना, वो भी विकसित हुआ था। लेकिन ये मूलतः से 3 बड़े सेंटर थे। इसके अलावा प्लस लाहौर भी है और बुरहानपुर भी है, ये भी केंद्र विकसित हुए थे व्यापार के लिए, ठीक है ना। बात आती है कि व्यापार में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, किन किन चीजों का उत्पादन होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर सबसे मुख्य है वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना। ओके, वस्त्र उद्योग। और वस्त्र उद्योग भारत में था कहां कहां, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दक्कन। ये 4 क्षेत्र थे जहां पर सबसे ज्यादा वस्त्रों का उत्पादन होता था और वहीं से इनका निर्यात किया जाता था, ठीक है ना। और एक चीज आपको बता दें, एक लेखक हैं हमीदा नकवी। लेखक कौन है? हमीदा नकवी। इन्होंने कहा है कि अकबर के समय में 49 प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्र बनाए जाते थे। कितने प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे? 49 प्रकार के, ठीक है ना। और ध्यान रखना, आईने अकबरी में एक विशेष वस्त्र की जानकारी दी रखी है। आईने अकबरी में एक विशेष प्रकार का सूती वस्त्र है, बाफ्ता, ठीक है ना। यह है सूती वस्त्र की जानकारी। एक विशेष सूती वस्त्र है जिसे क्या कहते हैं? बाफ्ता कहते हैं। और एक है ताफ्ता। ताफ्ता यह है रेशमी वस्त्र। यह आईने अकबरी में इन 2 वस्त्रों की जानकारी है, एक बाफ्ता और एक ताफ्ता। और आपको एक चीज जानकर और आश्चर्य होगा कि हमारे यहां तो इनको इस नाम से जानते ही थे, लेकिन यूरोपीय कंपनियां जो कि भारत से 2 चीजों के लिए आती थी। कौन कौन सी? एक आती थी सूती वस्त्रों के लिए और दूसरी आती थी मसालों के लिए, है कि नहीं? सूती वस्त्र और मसाले। मसालों को तो मसाला स्पाइसेस कहते ही थे, लेकिन सूती वस्त्रों को यूरोपीय कंपनियां क्या कहती थी? ध्यान रखना, सूती वस्त्रों को यूरोपीय कंपनियां एक नाम से जानती थी जिसे हम कहते हैं कैलिको। क्या कहते हैं? कैलिको। यस, ये यूरोपीय कंपनियां सूती वस्त्रों को कहती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में कैलिको क्या है, कैलिको किसे कहा जाता है, कैलिको होते क्या हैं। ओके, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और बात आती है बंदरगाहों की, तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहां प्राचीन काल से अनेक बंदरगाह हैं, बहुत सारे। खासकर सिंध के क्षेत्र में देखा जाए तो सिंधी बंदर है, लाहौरी बंदर कहते हैं उसको, ठीक है ना। गुजरात में पाटन है, भड़ौच है, खंबात है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में रत्नागिरी है, भटकल है। मालाबार में चले जाइए तो कोचीन है, कालीकट है, मालाबार यानी केरल के क्षेत्र में, ठीक है ना। इसके अलावा बंगाल में चले जाइए
तो सतगांव है, सोनार गांव है, तो ये इस समय के प्रमुख बंदरगाह हैं, ध्यान रखना। तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए सिंध का जो क्षेत्र है वहां पर जो प्रमुख है उसे कहते हैं लाहौरी बंदर। गुजरात में भड़ौच, खंबात, पाटन, पाटन खंबात है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, रत्नागिरी है, ठीक है ना। और क्या है आपके, भटकल है, भटकल। और बंगाल में कौन है, बंगाल में सतगांव और सोनारगांव। और मालाबार में कोचीन और कालीकट, ये आप जानते ही हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं कोचीन और कालीकट। तो बंग की यानी मालाबार क्षेत्र यानी केरल के क्षेत्र के, तो ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात आती है कि आयात निर्यात वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं आयात और निर्यात दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी ट्रेड के लिए। तो अकबर के समय में भी सोचिए, हम प्राचीन काल से लेकर अब तक आयात में मंगाते थे मालूम, महंगी धातुएं और महंगी वस्तुएं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, ठीक। और निर्यात करते थे कैसी वस्तुएं जो हमारे यहां पैदा होती हैं। सोना चांदी तो हम इकट्ठा करते थे अपने यहां, ध्यान रखना। तो हम आयात में क्या कर रहे हैं, हम मंगा रहे हैं सोना चांदी, ध्यान रखना, सोना चांदी, तांबा, हाथी दांत, ये सब हम आयात कर रहे हैं, ठीक है ना। कच्चा रेशम, पका रेशम नहीं, कच्चा रेशम, और उस रेशम से कपड़े बनाते हैं फिर बेचते हैं, ठीक ना। घोड़े मंगाते हैं, क्योंकि घोड़े हमारे यहां अच्छे पैदा नहीं होते, घोड़े मंगाते थे, ठीक ना। सीसा, शराब, कालीन, इत्र, सीसा, शराब, कालीन, इत्र, ये सब मंगाते थे। बाद में जाकर के इत्र हमारा कन्नौज में फेमस हो ही गया था, कन्नौज का इत्र बाद में जाकर फेमस हुआ, ठीक है ना। और आपको बता दें कि इत्र को लेकर के एक जो गुलाब का इत्र था, सोचिए मुमताज महल की मां असमत बेगम ने इसको, नूरजहां की मां कह लीजिए, नूरजहां की जो मां है असमत बेगम, उसने इसको डेवलप किया था गुलाब के इत्र को लेकर के। तो इत्र तो पहले से चला आ रहा था, परफ्यूम ईरान से आता था हमारे यहाँ। और निर्यात क्या करते थे सोचिए, इसके बदले में देते क्या थे उनको, सोचना, कपड़ा ले जाओ भाई हमसे, क्या ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, शोरा ले जाओ, ठीक है ना, ऐसी चीजें जो ज्यादा महंगी नहीं है। नील ले जाओ, हमारे यहाँ नील बहुत है भाई, ले जाओ। मसाले ले जाओ, जिसके लिए तुम आए हो, तुमको चटपटा खाना है, खाओ, मसाले ले जाओ, ठीक है ना। और क्या ले जाओ, मलमल। और मलमल ध्यान रखना, बंगाल में ढाका का बहुत फेमस था, ढाका बंगाल का मलमल दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस था, ध्यान रखना। ये सारी चीजें यहां पर होती थी। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। बस इसी तरीके से इसको कवर करते चलिए, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद देखेंगे तो है माप तौल का कंसेप्ट, ठीक है ना। भाई ये मापन किससे करते थे, माप तौल के लिए ध्यान रखना, अनाज के लिए, इनके लिए अनाज के लिए जो मापन का जो पैमाना था वो था मन। और मन गांव में आज भी चलता है, 40 किलो का एक मन कहते हैं, लेकिन उस समय 40 सेर का चलता था, कहते ना एक सेर सवा सेर, उस तरह से एक सेर। गांव में आज भी अगर एक सेर की बात की जाए तो 1.25 किलो के लगभग होता है, लेकिन सेर को ही हमने किलो मान लिया आज की डेट में। तो एक मन 40 किलो के बराबर होता है। गांव में आज भी इसी से मेजर किया जाता है अनाज, ठीक है ना।
उसी तरीके से ध्यान रखना, गोवा में एक नई चीज प्रचलित थी गोवा में, जिसे हम कहते थे कैंडी। गोवा में मापन का जो आधार था वो क्या था? कैंडी। और कैंडी का मतलब था 500 पाउंड। 500 पाउंड के बराबर होता था कैंडी। और लंबाई के मापन के लिए क्या इस्तेमाल होता था? गज। लंबाई के लिए हम गज का इस्तेमाल करते थे। और ये एक गज, ध्यान रखना, इलाही गज की शुरुआत की थी किसने? अकबर ने। इलाही गज कितना था अगर याद हो तो? 41 इंच। इतना ही था, कुछ अलग था? नहीं, 33 इंच 41 अंगुल के बराबर, यह होता था एक गज। इसकी शुरुआत की। दक्षिण भारत में इसके लिए इस्तेमाल होता था, दक्षिण भारत में इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते थे कोबाड। लंबाई के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कोबाड का। ठीक है ना? इनको याद कर लीजिए। देखिए यहां पर समझने के लिए कंसेप्चुअल पॉइंट थोड़े से कम है, इसलिए आपको लग रहा होगा सर तो आपने पूरा फैक्ट बता दिया। बेटा पेपर उठा करके देखोगे ना तो सारे पेपर, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। बस ढंग से पढ़ तो लीजिए दोस्तों। जहां कंसेप्चुअल है वहां मैंने कंसेप्चुअल बताया, जहां फैक्चुअल है वहां मैंने फैक्चुअल बताया है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? चलिए अब इसमें एक टॉपिक और है, वो है मुद्रा प्रणाली। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो स्वाभाविक सी बात है मुद्रा प्रणाली का भी विकास होता है, और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं होता। हमारे यहां देखेंगे तो हर्षवर्धन के बाद से लेकर के दिल्ली सल्तनत तक पूरा राजपूत काल जो है वो अर्थव्यवस्था के पतन का काल माना जाता है। ठीक है ना? इसलिए उस पीरियड में बहुत कम सिक्के मिले हैं, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है तो लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते हैं, वस्तुओं के लेन देन से काम चलाते हैं। जब प्रॉपर तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास होने लगता है तो पैसा चलने लगता है। अकबर के समय में सोचिए और ज्यादा चला। दिल्ली सल्तनत से इसकी शुरुआत हुई और यहां तक आकर के अपनी अर्थव्यवस्था पीक पे पहुंची। ठीक है ना? अब इसमें सबसे पहली बात आती है टकसाल, जहां से सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के चलाए जाते हैं। ध्यान रखना, ओके? ध्यान रखिएगा। आईने अकबरी में, आईने अकबरी में 3 तरह की टकसालों की जानकारी है। सोचिए, सोने की टकसाल, चांदी के सिक्कों की टकसाल और तांबे के सिक्कों की टकसाल। ध्यान रखना, कितनी टकसालें हैं? सोने के सिक्कों की 4 टकसालें हैं। ठीक, इसकी हैं 14 टकसालें चांदी के सिक्कों की, और तांबे के सिक्कों की हैं 42 टकसालें टोटल। इस तरह से इतनी टकसालें आईने अकबरी में जानकारी दे रखी है। ठीक, इसके अलावा अकबर ने दिल्ली में अपनी शाही टकसाल बनाई थी। शाही टकसाल का निर्माण किया था। शाही टकसाल, और इसका अध्यक्ष बनाया था ख्वाजा अब्दुल समद को। ख्वाजा अब्दुल समद को, जो कि एक उस समय का बेहतरीन पेंटर था। उसी को शाही टकसाल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है शाही टकसाल का निर्माण कहां किया गया था? लाहौर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में। आराम से आंसर दे सकते हैं। यस, यही है। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखना। अब इसके अलावा अब सोचिए अकबर के समय में सिक्के कौन कौन से चलाए गए? बहुत सारे अकबर ने सिक्के चलाए थे, बहुत सारे। ठीक है ना? लेकिन मानक सिक्का जो है वो शेरशाह सूरी ने चलाया था, 178 ग्रेन का रुपया। वो स्टैंडर्ड कॉइन है, शेरशाह सूरी के चला हुआ। वो इस समय भी चलता रहा। इसके अलावा भी
अकबर ने और भी कई सारे सिक्के चलाए। देखिए, सोने के सिक्कों के बारे में बात की जाए, स्वर्ण मुद्रा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मुद्रा में सबसे पहले बात करते हैं संसब की। यह सबसे बड़ा सिक्का है संसब, केवल दिखावे का सिक्का है, लेन देन में इस्तेमाल नहीं होता, मात्र 101 तोले का होता था। 101 तोले का सिक्का था संसब, सबसे बड़ा सिक्का है। ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए स्वर्ण में ही शहंशाह, शहंशाह, ये रहा स्वर्ण का ही दूसरा सिक्का। कौन सा है? शहंशाह। इसी को मोहर भी कहते हैं, जो मुख्य है उसी को हम क्या कहते हैं? मोहर भी कहते हैं। ध्यान रखना, यह भी सोने का बना हुआ है। यह है 169 ग्रेन का, 169 ग्रेन का मोहर है, ध्यान रखना। और एक मोहर बराबर 9 रुपया होता था। एक मोहर के बराबर कितने रुपए होते थे? 9 रुपया। शेरशाह सूरी का जो चांदी का रुपया था वो 9 रुपए के बराबर था, समझ लेना। क्लियर हो गया? उसके अलावा देखा जाए तो एक अतमा है, अतमा ये रहा। ये कितना बड़ा होता है? ये शहंशाह का 1/4 शहंशाह के बराबर होता है। शहंशाह यानी कि मोहर के बराबर, 1/4 के बराबर होता है, ठीक। उसके अलावा होता है निसत, निसत, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? बिनसत भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये बिनसत भी कहलाता है। और ये कितना होता है? 1/50वां हिस्सा बिनसत का। सॉरी, 1/50 क्यों, सॉरी, 1/5, 1/5। और एक इसके अलावा होता है चुगल, यह होता है 1/50वां हिस्सा मोहर का। इनको आप याद रख लीजिए आराम से, कोई समस्या नहीं। एवरीबॉडी इट्स ओके, ठीक। जलाली और इलाही ये चांदी के सिक्के हैं। जलाली जो है आपका चौकोर सिक्का है और इलाही गोलाकार सिक्का है चांदी का, ध्यान रखना। जलाली और ये है आपके चांदी के सिक्के हैं, एक गोलाकार है और एक कैसा है? ऐसा है। इसका मतलब हो गया ये। अब इसके अलावा एक और भी चीज थी, 1 रुपया बराबर 40 दाम का कंसेप्ट चला रहा था। और दाम क्या है? तांबे का सिक्का, ये रहा, 1 रुपया बराबर 40 दाम। यह शेरशाह सूरी के समय से चला आ रहा है और अभी भी प्रचलित था। और यह दाम जो है तांबे का सिक्का है, अभी भी चल रहा था। 323 ग्रेन का है ये। एक दाम कितना है? 323 ग्रेन का, ये रहा। अब इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए, वो ये है, ये है आपके अकबर का मोहर यानी कि शहंशाह का सिक्का। सोचिए, जिस पर अकबर का चिन्ह और सूर्य का चक्र बना हुआ है। यस, अकबर एंड सन, मुगल एम्पायर का 1605 के आसपास का सिक्का है ये। 1556 से लेकर 1605 के बीच में ये टाइम पीरियड है, वही है, ठीक है ना। दूसरी तरफ यह है चांदी का रुपया, जलाली, इलाही जिसे हम कहते हैं। सोचिए, जिस पर आपके राम और सीता का चित्र बना हुआ, उस पर इधर अल्लाह अकबर खुदा हुआ है और दूसरी तरफ राम और सीता का। कोई कहता ना राम सिया के सिक्के नहीं चलाए थे, तो ये रहे सामने चित्र, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये है आपके कॉपर के सिक्के, जिस पर क्या बना हुआ है? ध्यान से देखिएगा, क्या बना हुआ है? कॉपर का स्वास्तिक दाम, ये रहे स्वास्तिक के चक्र वाले, स्वास्तिक के चक्र वाले, स्वास्तिक के निशान वाले दाम के सिक्के, ये रहे एवरीबॉडी। तो सोचिए, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, राम सीता का चित्र बना हुआ है, इधर खुद का चित्र और सूर्य का चक्र बना हुआ है, सूर्य चक्र। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का कैसे उसने मिलन किया था सिक्कों के माध्यम से। यही है दोस्तों आज का हमारा कंसेप्ट, ठीक है ना। और
मैं जाते जाते आपको फिर बता देना चाह रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज हमारी शाम को 19 जून से शाम को 6 बजे ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, हमारा P2I बैच का रेगुलर क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। इसको जरूर ज्वाइन करिए। मैंने आपको डिटेल आपको बता दी है कि यह 2024 के लिए टारगेटेड बैच है, जिसमें अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके से हमारी पूरी रणनीति के साथ फोकस किया जाएगा। उद्देश्य है केवल आपका रिजल्ट, और इसके लिए फीस मात्र 29,999 रुपए। कोड इस्तेमाल करेंगे MK Live, तो अदरवाइज फीस आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। दोस्तों, आज ये अच्छा मौका है, जल्दी से इसको ज्वाइन करिए और अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए हम लोगों के साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।